जी, हरे कृष्णा प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने इस चैनल पे एक चीज़ और स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कई बार आपने नोटिस किया होगा कि एनसीईआरटी बुक्स किसी ना किसी सिलेबस में पूछी जाती हैं। जैसे यूपीएससी की अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर सीटेट के लिए और डीएसएसबी के लिए एक रामबाण सिद्ध होती है। सीटेट के लिए और डीएसएसबी के लिए जो हमारा एनसीईआरटी सिलेबस होता है, तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है। एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास की किसी के पास अवेलेबल है, किसी के पास सेवन्थ की अवेलेबल है। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आती है, या तो लैक ऑफ बुक्स, या फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है पढ़ने में। तो हम इसमें से जो ज़रूरी मटेरियल है, जो हमें लगता है कि सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बेसिस पर, तो बच्चों वो भी इस पर अपलोड करेंगे चैनल पर। और बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर डालेंगे इस पर। जैसे सिक्स्थ क्लास पहले हिस्ट्री बुक लेंगे तो सिक्स्थ क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा, फिर सेकंड चैप्टर होगा, ऐसे चैप्टर टू चैप्टर सीरीज डाल देंगे इसमें। आप बिल्कुल इजी से सिंपल भाषा में उसको समझ पाओगे, और उसको समझने के बाद आपका एनसीईआरटी की तरफ से बिल्कुल जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमें एनसीईआरटी को लेकर हमेशा माइंड में रहता पता नहीं कितना लेंथी सिलेबस है। तो जितना उसमें काम काम की बातें होंगी वही मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा, उसी को हाईलाइट करूँगा। आप अपने नोट्स बस उतने ही बनाना, इनफ होगा उतना, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है हिस्ट्री क्लास सिक्स्थ की अगर मैं बात करूं, तो क्लास सिक्स्थ का हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर होता है क्या, सॉरी एक सेकेंड, क्या कब कहाँ और कैसे। क्या कब कहाँ और कैसे सबसे पहला चैप्टर होता है हिस्ट्री का क्लास सिक्स्थ का एनसीईआरटी बुक में। तो बच्चों देखो, इसमें बहुत सारी बातें दी होती हैं। बहुत से बच्चों को क्या लगता है कि हम इतना मटेरियल पढ़ेंगे कैसे। बात भी सही है, इतना मटेरियल पढ़ा भी नहीं जा सकता है। तो हम इतने मटेरियल को ना पढ़ें, इसीलिए हमें उसमें से जो ज़रूरी होगा बस वो पढ़ना होगा। और उस ज़रूरी को मैं हाईलाइट करूँगा आपके साथ साथ। आप बस उतना पढ़ लेंगे, वही इनफ है। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, हम इस बुक में बिल्कुल स्लो मोशन में पढ़ेंगे कि बात को समझेंगे। और जितनी बात जितनी ज़रूरी होगी हमारे लिए बस उतनी ही बात के आप नोट्स बनाएंगे, उससे ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन की मेहनत ही आपको सफल बनाती है। जैसे आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा मेहनती तो दीमक है। जो दीमक होती है, जिसे दीमक बोलते हैं हम शुद्ध भाषा में, गांव की भाषा में दीमक बोल देते हैं। जो दीमक है वो आपने देखा होगा 24/7 वर्क करती है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी आवाज़ आती रहती है, बिल्कुल एक कह सकते हो माइनर सी आवाज़ आती रहती है किसी गेट में या किसी खिड़की में, अगर दीमक लगी है तो। इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट क्या है? विनाश। विनाश कर देती है, जिस चीज़ में लगती है उसी का विनाश। तो हमें मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत अब उल्टे पहाड़ पे चढ़ने की तरह है। जैसे हम एक एक लाइन को पढ़ें, कितना आना है सिलेबस में कितना नहीं आना है, इसका कोई पहले नॉलेज ना लें, बस उसको पढ़ते चले जाएं। तो हमें पहले एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि इसमें से क्या काम का और क्या काम का नहीं है। तो देखो बच्चों, जनरली एक बात बता रहा हूँ कैसे पता लगाएं। अब इसमें आप एक लाइन पढ़ के देखो, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। इस पूरी जितनी भी 4-5 लाइनें लिखी हैं, इनमें ये कहा जा रहा है, इसमें कहने की ये कोशिश की जा रही है कि अगर आपको ये पता लगाना है कि कल क्या हुआ था, यानी कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, आज बुधवार है, तो अगर मुझे कल के बारे में यानी ट्यूसडे यानी मंगलवार के बारे में जानना है, तो मैं अखबार, रेडियो या कोई ना कोई सोर्स से पता लगा सकता हूं। लेकिन अगर हमें पता लगाना है कि आज से हजारों साल पहले क्या हुआ था, तो आप खुद सोचिए, उस टाइम के तो हमारे पास अखबार भी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास रेडियो की कोई न्यूज़ नहीं है ऐसी।
तो हमें कैसे पता लगाया जाए कि इतने हजार साल पहले का क्या इतिहास था। तो इतिहास बच्चों वही है जो आपको कई हजार साल पहले की जानकारी दे और लिखित रूप में दे। तो अभी चलिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इस बात की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने बस इन लाइंस को पढ़कर ये जानना है कि हम अपने बहुत ज़्यादा पिछले पास्ट को, मतलब कई हजार साल पहले की मैं बात करूं, ना कि 1 साल 6 महीने या 2 4 दिन की बात करूं। अगर कई हजार साल पहले की बात करूं तो उसको किस तरह जाना जा सकता है, क्या सोर्सेज होंगे, क्या स्रोत होंगे जिनकी वजह से हम उन चीज़ों को जान पाएंगे। तो देखो बच्चों, अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, वहाँ से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए स्टार्टिंग है जैसे अतीत के बारे में। एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जी, अतीत के बारे में, अतीत का मतलब वही है बच्चों, पास्ट। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में मैं बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। मतलब अगर हम अतीत के बारे में जानना चाहें तो कैसे लोग, मतलब लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ बस पहले इतनी लाइन पे हम काम करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी, ध्यान से समझना आप बात को। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, ठीक है ये बात। जैसे लोग क्या खाते थे, सबसे पहली बात, क्या तो वो खाया करते थे, कैसे कपड़े वो पहनते थे, किस तरह के घरों में वो रहते थे, अतीत के बारे में सब जाना जा सकता है। हम आखेटकों, ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं एनसीईआरटी में। ऐसे शब्दों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती है, जिनको पढ़ने के बाद आपको लगता है कि बिल्कुल एक नया सा शब्द है, पता नहीं इसका मीनिंग ही क्या होगा। लेकिन एनसीईआरटी सबसे अच्छा सोर्स है, साथ साथ बताया हुआ है आखेटकों यानी शिकारियों। तो हिस्ट्री की बुक में जब भी आखेटक शब्द हमारे सामने आएगा तो हम उसको क्या मान लेंगे, शिकारी। तो देखिए बच्चों, अभी तक की स्टोरी में आपको ये समझ आया होगा कि अतीत के बारे में हम लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे, ये सब जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। फिर उसके बाद कहा गया हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, इन सब के बारे में पता ही होगा। मैं एक बार फिर भी बता दूं, पशुपालक आपको पता है जो पशु पालन करते हैं, कृषकों यानी किसानों की बात की जा रही है, शासकों यानी कि जो शासन करते हैं, व्यापारियों यानी कि जो किसी भी तरह का ट्रेड करते हैं, पुरोहितों यानी पंडितों ब्राह्मणों की बात की जा रही है, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, ये सभी अपनी अपनी फील्ड में माहिर जो लोग हैं, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। ये सारी बातें आपको क्या बताई जा रही हैं, क्या हम ये सब चीज़ें हिस्ट्री से पता लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। इसमें से जितना भी काम की बात अगर मैं करूं तो प्यारे बच्चों, सिर्फ काम की बात इसमें क्या लिखनी है आपको, जैसे एक आखेटक शब्द लिया, शिकारी लिख दिया, सिर्फ एक सिंगल वर्ड काम का इसमें अभी, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आपके माइंड में एक मैसेज है इस चीज़ का कि हम जो पहले के लोग हुआ करते थे, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे, ये सब जाना जा सकता है। किसके माध्यम से, किसकी रेफरेंस से, हिस्ट्री के रेफरेंस से। हिस्ट्री मतलब इतिहास। अब कई लोगों को लगता होगा कि इतिहास से तो जाना ही जा सकता है, इसमें क्या नया है। इतिहास के जैसे 3 शब्द हैं, प्रागैतिहासिक, अधऐतिहासिक और इतिहास। इन तीनों में भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। अभी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैंने पढ़ी है, जिसमें से मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आखेटक का अर्थ क्या होता है, आप वो लिख लेना। इसके बाद आपको अभी कुछ नहीं लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप खुद देख पा रहे होगे इतने सारे मटेरियल में से केवल एक बात काम की निकली अभी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ काम का मटेरियल, हमारे काम का।
जी, लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये सब चीज़ें तो देखो एनसीईआरटी में दी जाती हैं, बच्चों को करने के लिए एक वर्क दिया जाता है, इसलिए बच्चों के लिए वहाँ पे हाईलाइट कर दिया जाता है, इसके बारे में आप घर पे काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, वो सब चीज़ें दी जाती हैं एक टास्क के तौर पे। हमारे काम का जो है वो देखिए, कई लाख वर्ष पहले, यहाँ से देखो, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। किस नदी की बात चल रही है, नर्मदा नदी की। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से, जो शुरुआत के लोग थे, उनमें से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। अब बच्चों पहले इतनी बात समझते हैं, बात चल रही है नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की बात चल रही है कि नर्मदा नदी के बारे में पता लगाओ या नर्मदा नदी से रिलेटेड कुछ बताइए। तो फिर क्या बताया गया इसमें, कई लाख वर्ष पहले, ना कि कोई 10 दिन या 1 साल पुरानी बात है, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के, किस नदी की बात चल रही है, नर्मदा नदी, इसके तट पर रहा करते थे, इसके किनारे पर रहा करते थे। किनारों को इंग्लिश में बैंक कहा जाता है, यानी कि किनारे पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से, जो शुरुआत में जो इनिशियल लोग थे, जो स्टार्टिंग में वहाँ रहा करते थे, आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल आपको पता ही होगा, किसी भी व्यक्ति को कुशल तब कहा जाता है जब वो उस फील्ड में माहिर हो, यानी कि माहिर संग्राहक थे, यानी अपने काम में एक अच्छे थे, संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब देखिए बताया गया, जैसे जो जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, यानी कि इकट्ठा किया करते थे। यानी कुछ अच्छे संग्राहक थे। कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर लाखों साल पहले लोग रहा करते थे। आसपास जो जंगल था वहाँ से जड़ों को, फलों को तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से वो संग्रह किया करते थे, इकट्ठे किया करते थे उनको। वे जानवरों का आखेट किया करते थे। जानवरों का आखेट शब्द का मतलब यहाँ पे फिर क्या बताया गया, शिकार, यानी वो जानवरों का शिकार भी करते थे। इट मीन्स वो वेज भी थे और नॉन वेज भी थे, वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। एक बार बच्चों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। नर्मदा नदी के आसपास तट पे बहुत लाखों साल पहले लोग रहते थे, उन लोगों को कुशल संग्राहक कह सकते हैं। जो नदी के किनारे पर लोग रहते थे उन्हें हम कुशल संग्राहक कह सकते हैं, क्योंकि वो आसपास के जंगलों से जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पाद जो थे वहाँ से इकट्ठे कर लिया करते थे, संग्रह कर लिया करते थे, इसलिए उनको कुशल संग्राहक नाम दिया गया। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, आखेट मीन्स शिकार भी करते थे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आ रही होंगी, और यहाँ का डाटा आपके काम का है। वो क्या काम का है वो भी समझ लीजिए आप। नर्मदा नदी लिखेंगे आप, नर्मदा नदी के तट पर कुशल संग्राहक लिखेंगे कि कुशल संग्राहक लोग लिखते थे, और कुशल संग्राहक लिखकर आपको उसके बारे में सिर्फ 1 या 2 लाइन ये ऐड कर लेनी है। वो लोग जो आसपास के जंगलों से जड़ों, फलों तथा जंगल के और भी उत्पादों को इकट्ठे करते थे, संग्रह करते थे, उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, कुशल संग्राहक। और वो जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे, वो शिकारी भी थे। तो चलिए यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जी अब आगे देखो, लिखा हुआ है इसी क्षेत्र में। पहले देखो कुछ हाइलाइटेड वर्ड है, पहले उनको पढ़ना है हमें। अब तुम उत्तर पश्चिम, यानी कि भारत की बात हो रही है और उत्तर पश्चिम की बात हो रही है। उत्तर पश्चिम कौन सा एरिया होगा, उत्तर पश्चिम का मतलब है, देखो इधर तो हम बात कर रहे हैं जम्मू की, जो कि उत्तर में स्थित है, और पश्चिम की बात की जाए तो गुजरात की। मैं आपको कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक डायरेक्शन समझा रहा हूँ कि उत्तर पश्चिम का मतलब है इस तरफ का एरिया, ठीक है। उत्तर पूर्व का मतलब है इस तरफ का एरिया, जो कि जम्मू कश्मीर से, और इधर बात करें हम किसकी, जम्मू कश्मीर से नीचे नीचे जम्मू कश्मीर। देखो उत्तर पश्चिम का मतलब क्या है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, और इसके बीच का एरिया क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम।
तो इसी तरह उत्तर पूर्व क्या कहलाएगा, उत्तर और पूर्व के बीच का एरिया। तो चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। किसका पता लगाना है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां किस तरफ पड़ती हैं भारत में, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से। देखो, जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं, यहाँ के लोगों ने लगभग 8000 वर्ष पहले, वहाँ के स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष इसलिए शब्द दिया है, पहले आपको पता होगा कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कृषि में हाथ बटाया करती थी, साथ साथ खेती बाड़ी किया करती थी। तो स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले जो गेहूं तथा जौ की जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया, उनकी खेती, उनकी प्रोडक्टिविटी शुरू की है, वो कहाँ पर शुरू की है, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में, जो किस तरफ पड़ती हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ। गेहूं और जौ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यहीं पे स्टॉप लेंगे और समझेंगे। देखो, इतने डाटा में से अपने काम की बातें बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं, इतने वाले में से क्या कि जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पड़ती हैं, सबसे पहले डायरेक्शन क्या, उत्तर पश्चिम। उन्हीं पहाड़ियों के पास लोगों ने, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों की शुरुआत की, उनकी खेती करने की शुरुआत की। उन्होंने भेड़, उन्होंने बकरी, उन्होंने गाय और बैल, इन सभी को पालतू यानी कि पेट एनिमल बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, यानी कि ये लोग नगरीय लोग नहीं थे, शहरी लोग नहीं थे, गांव के लोग थे। चलिए, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इसके आप नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, उत्तर पूर्व में, अभी मैं आपको उत्तर पूर्व की बात समझा ही रहा था, फिर उसने जैसे डायरेक्शन दिया तो आप समझ जाएंगे। उत्तर पूर्व मतलब पूर्व ये, उत्तर ये, और इसके बीच का जो एरिया है ये हमारा उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व के बारे में क्या कहा जा रहा है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, गारो तथा विंध्य पहाड़ियां, गारो भी पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां, ये भी पहाड़ियां हैं, ये भी आपकी 7 सिस्टर्स में से ही पड़ती हैं। आगे चल के पढ़ेंगे कभी, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को, नहीं तो चीज़ें लेंथी हो जाएंगी। अगर आप एक जीके को पढ़ते तो मैं इस चीज़ को यहीं पे एक्सप्लेन करता, क्योंकि जीके में इसकी ज़रूरत है। एनसीईआरटी बेस्ड जो भी पेपर आएगा उसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए गारो कहाँ पर है उत्तर पूर्व में, और मध्य भारत यानी बीच का जो भारत है वहाँ पर विंध्य पहाड़ियाँ। तो इन दोनों का पता लगाइए, इनके बारे में पूछा गया। अब देखिए, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ, ये कौन से क्षेत्र, एक तो गारो और एक विंध्य पहाड़ियाँ, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। सबसे पहले चावल कहाँ पर उपजाया गया, गारो तथा भारत में विंध्या पहाड़ियों में। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, यानी कि विंध्य के आसपास के क्षेत्र में चावल उपजाया गया, गारो के आसपास के क्षेत्र में चावल उपजाया गया। तो ये वो स्थान है जहाँ पर चावल की बात की जा सकती है। और ऊपर वाले लिखे हुए किरथर पहाड़ियाँ और सुलेमान के आसपास का एरिया किस चीज़ का था, जहाँ पर गेहूं तथा जौ की सबसे पहले उपजाने की कोशिश की गई, वहाँ पे शुरुआत की गई। वहाँ के लोगों ने भेड़ को, बकरी को, गाय, बैल को, पशु, इन जो एक पशु लिखे हैं इनको पालतू बनाने की भी शुरुआत की। तो यहाँ तक क्लियर है हमारी बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी ने हमें एक मैप भी दिया हुआ है जो बिल्कुल हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी अननेसेसरी कोई भी चीज़ किताब में हमें छाप के नहीं देती है। हर चीज़ का कोई ना कोई महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। चलिए, थोड़ा सा मैप से आपको गो थ्रू करा दूं। देखिए, ये हमारा भारत का मैप था। इस पूरे मैप में था क्या, अब भी है। मेरा मतलब है कि जो ये मैप है इसमें सारी चीज़ें जो आपके सामने ब्लू में हैं ये नदियाँ हैं।
ये नदियां हैं, कोई नदी है तो उसके साथ फिर उसकी सहायक नदी को जोड़ दिया गया या फिर डायरेक्ट किसी नदी को छाप दिया गया। तो ये जो सारी बातें आपके सामने दी गई हैं, इनमें मैं थोड़ा सा आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत में ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिंधु, ये वाला पार्ट सिंधु नदी, ये ब्लू में जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू में इधर से और यहाँ पर जो ये दिखाई दे रही है, ये जो सिंधु नदी है ये तिब्बत से भारत में आती है। सिंधु नदी भारत में तिब्बत से आती है। भारत में तिब्बत से केवल उत्तरी भाग में एंटर करती है। सिंधु नदी भारत के किसी भी स्टेट में नहीं आती, सिर्फ उत्तर की तरफ के स्टेट में रहती है, यानी जम्मू कश्मीर से ही एंटर करती है और जम्मू कश्मीर से ही बाहर निकल आती है पाकिस्तान की तरफ। तो सिंधु नदी जब पाकिस्तान की तरफ आती है तो सिंधु नदी पाकिस्तान को क्रॉस करके यहाँ पर गिर जाती है, जहाँ पर हम बात कर सकते हैं किसकी, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। अरब सागर में गिरती है कौन सी नदी, इंडस रिवर, जिसे सिंधु नदी कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी। मैं पूरी नदी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जितना मुझे ज़रूरी लग रहा है थोड़ा सा गो थ्रू करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के बीच में एक मैप आया तो उसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। एक तो सिंधु की बात की मैंने, अब देखो सिंधु की ये जितने भी 7 जुड़े हुए नाम हैं, जैसे कि झेलम, जैसे चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये सभी की सभी रिवर सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। इंग्लिश में कहें तो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। ये सभी रिवर्स सिंधु रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, तो इन सभी को सहायक नदी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा और क्लियर कर लेते हैं। इधर देखिए गंगा नदी। गंगा नदी जो आज के टाइम में वर्तमान में सबसे पवित्र नदी कही जाती है। भारत की सबसे पवित्र नदी किसे कहते हैं हम, गंगा नदी को। लेकिन प्राचीन काल में गंगा से भी ज़्यादा महत्व बच्चों किसका था, सरस्वती नदी का। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा पवित्रता के लिए अगर बात करें तो सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है। वेदों में ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल देखिए गंगा नदी जो वर्तमान में सबसे पवित्र नदी है, गंगा नदी अब उत्तराखंड से एंटर करती है। ये इसने क्लियर मैप थोड़ी ना दिया हुआ है, जैसे कि उत्तराखंड अलग बनाया हो, यूपी अलग। ये एक मैप है, नॉर्मली मैप है, मतलब जिसके अंदर अलग अलग खंड नहीं बना रखे हैं। कुछ खंड बना रखे हैं, बाकी स्टेट का तो देख रहे हो आप कोई खंड नहीं है, यानी ये रिवर्स के लिए मैप है। खंड का मेरा मतलब है स्टेट टू स्टेट, जैसे अलग अलग स्टेट बनाए होते तो आपको थोड़ी बातें समझ आती कि ये उत्तराखंड से एंटर किया या कहाँ से। वैसे जो गंगा नदी है उसका जन्म यूके से होता है, यानी कि उत्तराखंड से होता है। जैसे मैंने सिंधु का बताया आपको जन्म कहाँ से होता है, तिब्बत से, इसी तरह उत्तराखंड से किसका जन्म होता है, गंगा नदी का। और गंगा नदी की ही ये सब सहायक नदी हैं। सोन नदी है, इधर आप यमुना नदी देख रहे हो, फिर चंबल नदी देख रहे हो जो खुद यमुना की सहायक है। मतलब ये पूरा का पूरा जो तंत्र है, इसे नदी तंत्र कहते हैं, वो सारा गंगा से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। थोड़ा सा इधर देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, जिसे ब्रह्मपुत्रा रिवर बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका जन्म भी बच्चों कहाँ से होता है, तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र रिवर का भी जो जन्म होता है वो तिब्बत से होता है। तिब्बत से होते हुए ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है और फिर धीरे धीरे भारत के कुछ 1-2 स्टेट में और उसके बाद बांग्लादेश। वो बातें पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र के टाइम पे। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जो गारो है, गारो, खासी, जैंतियाँ, ये 7 सिस्टर्स में से किसी स्टेट में पाई जाती हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा जो गारो पहाड़ियाँ हैं इंपॉर्टेंट है, 3 ही नाम है, गारो, खासी, जैंतिया, तीनों की तीनों 7 सिस्टर्स में। यहाँ पे आपको समझनी है कि ये 7 बहनों में से किसी एक में है। मैं ये आपको मैप में चीज़ें समझाऊंगा। फिलहाल हमारे मैप में जितनी ज़रूरी बातें थी मैं वो बता रहा हूँ बस। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही देख रहे हो इधर गंगा नदी भी दिखाई दे रही है, ब्रह्मपुत्र भी। ये इसलिए दिखाई दे रही है, बांग्लादेश में जाके इनका संगम बन जाता है, बांग्लादेश में जाके ज्वाइंट हो जाती हैं, तो ये दोनों जुड़ जाती हैं बांग्लादेश में जाकर। आगे देखिए, कुछ इधर की नदियां हैं जिसे हम दक्षिण भारत की नदी बोल सकते हैं, जैसे गोदावरी नदी है, जैसे कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा है, पेन्नार नदी है, ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। ताप्ती नदी आ गई आपके सामने, नर्मदा नदी आ गई।
तो ये जितनी भी नदियां आप देख रहे हो, ये दक्षिण भारत, मध्य भारत, ये आपके सामने उत्तर भारत की तरफ से तिब्बत से निकलती हुई नदियां हैं। तो बच्चों ये जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा नदियों के लिए बनाया गया था। ये पूरा मैप आपको क्या शो करा रहा है, केवल रिवर्स के बारे में नॉलेज देने के लिए बुक के बीच में रखा गया है, ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो कि महानदी कहाँ से निकलती है, महानदी किस स्टेट के पास से है। वैसे नॉलेज के लिए बता दूं आपको, जितनी भी रिवर उत्तर भारत की रिवर है, लाइक सिंधु, लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो भी उत्तर भारत की तरफ है या उत्तर पूर्व भारत की तरफ है, उन्हें हमेशा सदा नीरा कहा जाता है। यानी कि वो कभी भी पानी नहीं सूखता उनका, वो हमेशा जल से भरी होती हैं। वो क्यों भरी होती हैं, किन ग्लेशियर से भरी होती हैं, ये एक टॉपिक है। जब हम नदियां पढ़ेंगे तो वो किस किस ग्लेशियर से, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, भारत की उत्तर की तरफ से निकलने वाली, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, वो सदानीरा कहलाती हैं। ना कि ये बीच वाली है, ये सदानीरा नहीं कहलाती, सदानीरा ऊपर वाली कहलाती हैं। जल की कमी इनमें भी नहीं है, लेकिन जो जल सदानीर के लिए प्रसिद्ध है, वो हिमालय जो कि ग्लेशियर्स हैं वहाँ से बहने वाली नदियों को सदानीरा नदियाँ कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, थोड़ा और आगे समझिए। अब देखिए, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। मानचित्र पे हम पता लगा ही चुके हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, आपके सामने एक लाइन लिखी गई है, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, सिंधु जो रिवर है उसकी सहायक नदियां कौन है, झेलम, रावी, व्यास, चिनाब और सतलज। चिनाब या चेनाब एक ही नदी का नाम है। तो ये पांचों जो रिवर वहाँ पे छपी हुई दिखाई दी थी आपको, वो सभी की सभी नदियां बच्चों किसकी सहायक नदियां थी, सिंधु रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर थी। तो क्वेश्चन में भी देखो क्या हाईलाइट किया हुआ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं। आप समझ ही चुके हो सिंधु की सहायक। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आज से 4700 साल पहले यहाँ पर कुछ नगर फले फूले यानी डेवलप हुए। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इतना इतना जो डाटा है बच्चों, इस डाटा के आप नोट्स बना लेना। इतने डाटा को आप कॉपी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना डाटा आप लिख लेना, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं बचा। मैं पिछले वाले पेज पे क्लियर कर चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब अभी हमने मैं आपको बताया कि गंगा की सहायक नदी सोन है, गंगा की सहायक नदी यमुना है। तो सहायक नदियों का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, पहले सिंधु का और अब गंगा का। अब देखिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। जो गंगा नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में, बहुत पुराने टाइम में किस नाम से जाना जाता था, मगध। और मगध को आप एक महाजनपद नाम दे सकते हो। मगध को हम क्या नाम देते हैं, महाजनपद। और कुल कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद का नाम क्या है, मगध। वर्तमान बिहार में, यानी कि जो मगध है वो वर्तमान बिहार में स्थित है, नाम से जाना जाता था। यानी कि जो बिहार है वही मगध है। अकॉर्डिंग टू बुक, आप मगध के बारे में बात करें, जो मगध है वो वर्तमान बिहार में, यानी बिहार से रिलेट करो इसको, और नाम से जाना जाता था। यानी कि आज हम मगध नहीं बोलते इसको, आज हम बिहार बोलते हैं। पहले इसका नाम मगध था, जो कि एक महाजनपद था। टोटल 16 महाजनपद थे, उनमें से मगध एक बहुत विशाल, एक बहुत ही धनी, एक संपन्न महाजनपद हुआ करता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, आपके सामने आई गई ये बात। संपन्न था तभी तो शक्तिशाली थे। और उन्होंने
एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं, जैसे उसने कहा है कि शक्तिशाली थे, तो आपको याद दिलाऊं चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बड़े बड़े जो शासक हुए हैं वो मगध से रिलेट करते हैं, मगध की जमीन से रिलेट करते हैं, तभी उनको बहुत शक्तिशाली माना गया, क्योंकि मगध की भूमि पर शासक बहुत शक्तिशाली थे। और भी बहुत सारे राजा हैं, लेकिन फिर चैप्टर बहुत लेंथी हो जाएगा अगर अब यहीं पे सारी चीज़ें मैं समझाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। लोगों ने एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा की, कोई इसमें बताने लायक ऐसी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। कभी से ही इंसान इधर से उधर, उधर से इधर मतलब चलता रहा है, क्योंकि इंसान को पहले स्थायी निवास नहीं था, पहले इंसान अस्थायी हुआ करता था। तो ठीक है, वो बात, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा की है, व्यापार के लिए, खेती के लिए, बहुत सारे रीज़न है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, हिमालय जैसे जो ऊंचे पर्वत हैं या पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान है, नदियाँ हैं तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। बिल्कुल ठीक बात है कि जब बीच में मान लो कोई पहाड़ी आ जाए, रेगिस्तान आ जाए, एक नॉर्मल रोड से ज़्यादा कठिनाई होगी यहाँ पे चलने में, या बीच में समुद्र आ जाएगा, नदियाँ आ जाएंगी, तो उसको पार करने में समय लगेगा और थोड़ा कष्ट भी होगा। तो ठीक है, इसमें कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, अभी मैंने आपको कहा कि जाना पड़ता था, बहुत सारे रीज़न है उसके, तो उसमें से एक रीज़न काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कहीं पे सूखा पड़ जाता था, कहीं पे बाढ़ आ जाती थी, तो स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। कारण क्यों जाना पड़ता था, मैंने अभी बताया आपको पहले का, इंसान अस्थायी था ना कि स्थायी था। तो रीज़न आपके सामने है, बहुत बच्चों वाली बातें इजीली याद हो जाएंगी। जितना अभी मैं आपको समझा रहा हूँ उसमें से नोट्स निकालने हैं आपको, जो मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ कि इतने पार्ट में से नोट्स बनाना या इसको आपको कॉपी करना है, इसको लिखना है, वो सब मैं साथ साथ बता रहा हूँ। तो देखिए, कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक है, ये बात हमें समझ आ रही है जितना भी अभी तक बताया गया है, कि जो एक उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप का मतलब महाद्वीप से छोटा, महाद्वीप जैसे कि एशिया, उपमहाद्वीप मतलब दक्षिण एशिया, यानी एशिया का कुछ भाग क्या कहलाएगा, उपमहाद्वीप कहलाएगा। तो जो उपमहाद्वीप है उसमें लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा करनी पड़ती थी, तो कभी कभी उनको दिक्कतें आती थी, समस्याएं आती थी, क्योंकि पहाड़ियां बीच में आ गई, पर्वत बीच में आ गए, रेगिस्तान या नदी, उनको पार करने में तो देखो जोखिम तो हो गई। फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। असंभव क्यों नहीं थी, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्रेशर जनरेट इधर हो रहा है। उनको पार करने से ज़्यादा जो प्रॉब्लम सामने आ रही है वो क्या आ रही है, प्राकृतिक आपदा। अगर आप पार नहीं करोगे, उनको क्रॉस करके कहीं सुरक्षित स्थान पे नहीं जाओगे, तो प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ जाओगे और वैसे भी मारे जाएंगे लोग। तो जाना पड़ता था, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। सेनाओं का क्या काम था, पहले के राजाओं के पास काम मेन क्या होता था, कि आज मान लो एक राजा मगध का राजा है, तो वो दूसरे किसी राज्य को वहाँ पर जीतने के लिए अपनी सेनाओं को भेजता था, उनके साथ जाया करता था। तो एक स्थान से दूसरे स्थान सेनाएं जाती थी, क्या करने, विजय हासिल करने, जीतने। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। व्यापारी भी जाया करते थे, बहुत बड़ी कीमती कीमती चीज़ें लेकर जाते थे, बहुत ही कीमती चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते थे। अब तक सारी बातें कॉमन है कि एक स्थान, एक प्लेस टू सेकंड प्लेस तक जाना पड़ता था। लोगों के रीजन सामने आ रहे हैं क्यों जाना पड़ता था।
धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। मैं उम्मीद करता हूँ सारी बात बहुत आसान लग रही होंगी, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि पहले लोग जाया करते थे, उनको लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। रीज़न समझ आया, प्राकृतिक आपदा। उसके बाद आपको बताया गया सेनाएं जाती थी, रीज़न बताया विजय हासिल करने। थर्ड बात आपको ये बताई जा रही है कि व्यापारी जो होते थे उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करना पड़ता था, रीज़न उनको व्यापार करना था। धार्मिक गुरुओं को जाना पड़ता था। क्यों जाना पड़ता था? शिक्षा देनी होती थी एक गांव से दूसरे गांव या एक कस्बे से दूसरे कस्बे, मतलब लोगों को इधर से उधर उधर से इधर जाना पड़ता था। ठीक है ये बात। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। मतलब मेन मकसद है यात्रा बताना कि लोगों के यात्रा करने के क्या क्या रीज़न रहे हैं। कुछ लोग उत्सुकता पूर्वक, जैसे कि किसी के अंदर क्यूरोसिटी है, उत्सुकता है किसी स्थान के बारे में जानने की। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे हैं आजकल, बहुत यूट्यूबर्स हैं, जैसे कोई हिमालय के बारे में, या कोई मान लो उत्तराखंड में जाकर किसी चीज़ के बारे में कोई खोज कर रहा है, कुछ अच्छा बताना चाह रहा है। अपने जो उसके सब्सक्राइबर हैं, सॉरी, जो सब्सक्राइबर हैं, जो उसको देखते हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, नई नई खोज करते हैं, नए नए स्थानों को खोजते हैं। कहीं पे कुछ खाने का, जैसे कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट मिलता है तो उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि उनकी उत्सुकता है उसमें, उनकी क्यूरोसिटी, इंटरेस्ट है उनका जानने में। तो लोग इसलिए भी इधर से उधर जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे के पूरे इस आर्टिकल में मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाना पड़ता था, बस इतनी बात बताई गई है। इसमें ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपके पेपर का पार्ट बने। और पेपर का पार्ट अगर बनता है इसमें से, तो इसको बिना लिखे भी हम बता सकते हैं। भाई हम इसके लिए नोट्स क्या बनाएं? इसके लिए तो हम बेवजह, मतलब अपनी कॉपी को भरे जा रहे हैं, बेवजह का एक डाटा लोड कर रहे हैं। इसको हम इजीली बता सकते हैं। अगर आपसे मान लो कोई पूछ लेता है कि सेना के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे, तो आप सभी को पता है विजय हासिल करने जाया करते थे। नॉर्मल इंसान अपने जहां पर वो रहते थे वहां से दूसरे स्थान क्यों पलायन कर जाते थे? आपको पता है, प्राकृतिक आपदा आ गई होंगी, कोई कारण रहे होंगे। तो इसके लिए कुछ लिखने लायक ऐसा नहीं है। आप इसको बस एक बार रीड आउट करेंगे, इतना ही काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के नाम, यहाँ पे देश के नाम से रिलेटेड कुछ बातें बताई जा रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अपने देश के लिए हम प्राय, इसके नोट्स बनाने हैं आपको। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। एक इंडिया नाम का और एक भारत नाम का हम प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस सिंधु, जिसे आज भी हम सिंधु नदी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंडस रिवर। तो एक बार फिर समझो, जो इंडिया शब्द दिया है वो इंडस से निकला है, और इंडस का मतलब क्या है? सिंधु नदी। यानी कि सिंधु रिवर के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? इंडस रिवर। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। छोड़िए इस बात को। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम, अभी बताया उत्तर पश्चिम इस तरफ का जो पार्ट है, की ओर से आने वाले ईरानियों, भारत में ईरानियों का प्रवेश कहाँ से? उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानियों और यूनानियों ने ईरानियों और यूनानियों का प्रवेश भारत में जो हुआ, भारत में जो एंट्री होती है, तो वो कहाँ से? उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी थे। सिंधु को हिदोस, सिंधु का एक और नाम क्या दिया गया? हिदोस।
अथवा इंदोस, ये सारे नाम इन्होंने अपनी भाषा के अकॉर्डिंग दिए थे, क्योंकि सा को हा या सा को दा इस तरह बोला जाता था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात समझने की क्या है, भारत के जो नाम है, एक इंडिया एक भारत है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत का शब्द है सिंधु, जो किससे निकला है, इंडस से। अपने एटलस, ये पूरी लाइन को मैंने हटा दिया था, ये बार बार डिस्टर्बेंस करने वाली बात है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से कौन आए हमारे देश में, ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यहाँ तक के नोट्स आप सभी को बना लेने हैं। जो भी इस वीडियो को एनसीईआरटी के महत्व से देखे वो यहाँ तक के नोट्स बना ले। जितनी लाइन मैंने हाईलाइट की है, जिसको कट कर दिया उसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। और बाकी चीज़ें काम की चीज़ें हैं, ये आपको लिखनी है। भारत नाम, अब आगे बढ़िए। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। बार बार आपको किस तरफ की बात की जा रही है, उत्तर पश्चिम। यानी जो भारत नाम का, पहले उसने आपको इंडिया को डिस्क्राइब किया, इंडिया को एक्सप्लेन किया, अब बात चल रही है भारत की। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी कि जो भारत जो शब्द है, भारत जो नाम है, वो भारत से रिलेट करना है। भारत उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने नाम दिया है एक समूह को, और इस समूह के बारे में ज़्यादा उल्लेख कहाँ मिलता है, कृति जो ऋग्वेद है उसमें। आपको पता ही होगा 4 वेद होते हैं। सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद, सेकंड वेद का नाम है यजुर्वेद, थर्ड वेद का नाम है सामवेद और लास्ट वेद का नाम है अर्थवेद। तो उन्हीं में से एक वेद की बात की जा रही है, कृति ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बड़े काम का है बच्चों, ये पढ़ना है आपको। ताम्रपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ देखो। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। यह पांडुलिपि ये आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा चित्र, ये एक पांडुलिपि है। पांडुलिपि के बारे में बताया जा रहा है कि पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, ठीक है। इस बात को यहीं पे छोड़िए, अब इधर आइए। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त होती है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि इतिहास के बारे में जानने के लिए बहुत सारे सोर्स हैं। उनमें से एक सोर्स का नाम अभी आप डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई, जो प्राचीन टाइम में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। भाई अगर हमें प्राचीन में लिखी हुई कोई किताब मिल जाए तो उसमें तो बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। हमें उससे ज़्यादा जानकारी, तो उससे ज़्यादा अच्छी जानकारी तो कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अगर हमें अतीत की कोई पुस्तक मिल जाए तो उसे हमें पढ़ना है, ढूंढना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये पांडुलिपि कही जाती थी। इन पुस्तकों को हाथ से लिखे जाने की वजह से पांडुलिपि कहा जाता था। तो देखिए, जैसे पांडुलिपि का जिक्र हुआ तो आपको पता होना चाहिए पांडुलिपि किसे कहते हैं, जो पुस्तकें हाथ से लिखी गई हैं। आखेटक किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया। यही बातें जो अभी आपको नॉर्मल लग रही हैं, यही क्वेश्चंस में आएंगी और आपको फिर थोड़ा सा ये टिपिकल लगती हैं, थोड़ी हार्ड लगती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मजे मजे में पढ़िए। छोटे छोटे से शब्द हैं, इनको साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे तो ये पेपर का पार्ट बन जाएंगे। देखिए, पांडुलिपि कही जाती है, यहाँ तक समझ गए। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द, जिसे हम पांडुलिपि बोलते हैं, उसे इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाएगा। शब्द लैटिन शब्द लैटिन के शब्द मैन्यू से, जिसका अर्थ है हाथ। देखिए, पांडुलिपि का मतलब क्या है, जो हाथ से लिखा गया।
पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहा गया? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट किस से लिया गया शब्द है? मैन्यू से। मैन्यू जिसका क्या अर्थ है? हाथ, यानी हाथ से लिखा हुआ कुछ भी इंग्लिश में क्या कहलाया गया? मैन्यूस्क्रिप्ट। चलिए, ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र, पांडुलिपियां किससे बनी है? ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज भुर्ज नामक पेड़ की छाल से। ये बातें बच्चों बिल्कुल लिखनी है। देखो, इसमें जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है? आपको अतीत की जानकारी हमें कई प्रकार से प्राप्त होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, कुछ भी काम का इसमें अगर है तो वो क्या है? हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि कहलाती है। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट का शब्द जो लिया गया वो मैन्यू से, और मैन्यू का अर्थ क्या है? हाथ से लिखा। और ये सभी चीज़ें पांडुलिपियाँ जो हैं वो ताड़पत्रों पे और भुर्ज नामक पेड़ की छाल पे लिखे जाते थे, भोजपत्र लिखे मिलते थे। बस वही सब चीज़ें हैं इसमें। 2 या 3 मुश्किल से 1.5 लाइन का पार्ट है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इस पर। तो पांडुलिपि समझ चुके हो, आखेटक समझ चुके हो, संग्राहक समझ चुके हो, और इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। चलिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। एक ही काम की बात है, इस पूरे आर्टिकल में प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे, ठीक है। दूसरी बात, महाकाव्य। महाकाव्य क्या है बच्चों? जैसे कि महाभारत एक महाकाव्य है और सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाकाव्य भारत, जिसका पहला नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत को पहले महाभारत नाम नहीं दिया गया, पहले क्या नाम दिया गया? जय संहिता। चलिए, कुछ चैप्टर और बचा है, कुछ पेजेस पूरा कंप्लीट करेंगे आज इस चैप्टर को। देखिए, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम पुस्तकों का तो अध्ययन कर सकते हैं, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। ये भी बात आपको अपने नोट्स में डालनी है कि अभिलेख किसे कहेंगे हम? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। जैसे आपके सामने ही देख रहे हो आप, ये एक तरह का अभिलेख है। जैसे मान लेते हैं एक पत्थर है या कोई धातु है, उस पर कुछ भी चीज़ हमने उस पर कोई भी चीज़ लिखी किसी भी चीज़ से, वो भी क्या कहलाएंगे? हमारे अभिलेख। जैसे अभी आपने पांडुलिपि पढ़ा, पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखी हुई। किस पर लिखी होती थी? ताड़पत्रों पर। ये क्या है? पत्थरों पे लिखे हुए, क्या कहलाएंगे? अभिलेख। तो ये अभिलेख हैं। अभिलेख के बारे में भी नोट बना लेना। आगे देखिए, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। वेरी गुड। जो भी इन पर लिखा होता था वो इसलिए लिखा होता था, उस समय के जो शासक हैं, राजा महाराजा हैं, वो इसलिए लिखवाते थे अपने बारे में कोई जानकारी, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी वो उनके बारे में जान सके। जैसे राजा अशोक के स्तंभ के बारे में सुना होगा आपने, तो राजा अशोक के अभिलेख, शिलालेख जो हैं, उन सभी में जो बातें लिखी हुई हैं वो इसलिए है कि आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ सकें और समझ सकें और उस समय के बारे में कल्पना कर सकें। तो इसीलिए शासक इस पर कुछ ना कुछ लिखवा दिया करते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए, प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का
लेखा जोखा रखा करते थे। मतलब पहले के टाइम में जब अभिलेखों को लिखवाया जाता था तो राजाओं का मेन जो ध्यान रहता था वो इस बात पे कि उन्होंने कौन सी जंग जीती है, किस शासक को हराया है, इस बारे में वो बता सकें, और ताकि आने वाली पीढ़ी उनके वंश के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्या रहे, प्रेरित रहे, जानने के लिए उत्सुक रहे, क्यूरोसिटी रहे उनके अंदर कि राजा अशोक के बारे में या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानना चाहिए। तो इतना समझ चुके हैं हम, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई कुछ बातें और। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? ठीक है, ये तो हर बार आप देख ही रहे हो, कुछ हाईलाइटेड से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी, हम अभिलेख के बाद की बात कर रहे हैं, जैसे अभिलेख की बात की हमने, अभिलेख क्या है, जो पत्थरों पे लिखवाया जा रहा था वो। इसके अतिरिक्त मतलब उसके अलावा अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों ये। ऐसी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, पुरातत्वविद जो थे वो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। जो चीजें मैंने बताई उन सब का अध्ययन किया करते थे कौन? पुरातत्वविद। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। जितना अब तक हाईलाइट करता हुआ आ रहा हूँ पुरातत्वविद के बारे में, पूरा का पूरा लिखना है, पूरा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। आपको सिर्फ यहाँ तक के नोट्स बनाने हैं, यहाँ तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की बात यहाँ पे पढ़नी है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते थे। ये लाइन भी उसमें आपको साथ साथ ऐड कर लेनी है। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते हैं। ये भी लाइन आपको ऐड कर लेनी है। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, इस लाइन का कोई खास मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंस है, बाकी उतना आपको लिखना है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? चलिए उससे आगे पढ़ते हैं एक बार। इतना आपको नोट्स बनाना है, जितना मैं बताता जा रहा हूँ साथ साथ आप खुद मुझे बताएंगे कि एनसीईआरटी में जो पढ़ने लायक मेन चीज़ें हैं वो बहुत ही कम आपके नोट्स में सिमट जाएंगी। बच्चों के लिए सारी ज़रूरी है, जिस क्लास की ये बुक है, जिस क्लास के बच्चों के लिए, उसके लिए सारा एक एक लाइन ज़रूरी है। लेकिन आपके लिए इतना ज़्यादा टाइम देना सही नहीं होगा एनसीईआरटी के लिए। उसमें से आपको नोट्स निकालने हैं, मेन चीज़ें पढ़नी हैं जो आपके एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करा सकती है, बस उतना पढ़ेंगे। देखिए पांडुलिपियों अभी समझ चुके हैं हम, पांडुलिपियों अभिलेख भी समझ चुके हैं, पुरातत्व भी समझ चुके हैं। से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। पांडुलिपि से हमें कोई चीज की जानकारी मिल रही है, अभिलेखों से मिल रही है, पुरातत्वविदों से मिल रही है या पुरातत्व से मिल रही है, जो भी जानकारी हमें मिली उसे इतिहासकार सोर्स बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, सोर्स ही तो है। हिस्ट्री को जानने का सोर्स क्या है? पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व। तो ठीक है, ये सभी बातें तो रिलेट करती हैं इससे कि यही सोर्स हैं जो हम इतने पुराने इतिहास के बारे में जान पाएंगे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन। अब ये बात कर रहे हैं कि इतिहासकार कौन है, ये
इतिहासकार नाम का नया शब्द जो आपके सामने आया है, ये कौन व्यक्ति हैं? तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो पास्ट की स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? इतिहासकार। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जब आपको कोई सोर्स मिल जाएगा तो आपको उसको समझने में, पढ़ने में इंटरेस्ट बनेगा, तो अच्छी बात है, रोचक हो जाता है। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन काम की बात इतनी ही है जितनी आपको बताई गई है। इतना पार्ट काम का है, बाकी कुछ भी आपको नहीं नोट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं अभी। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। कहने का मतलब ये है कि जो अतीत शब्द है, जो पास्ट है, वो सब लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पर अर्थ निकल के आता है। किस चीज़ का? अतीत का, पुराने दिनों का, पास्ट का। जैसे उन्होंने कहा पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। बहुत नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि सबका जीवन अलग अलग था, तो इसमें कौन सा आपको रटने वाली बात लग रही है? जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि भारत हमारा है ही एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसके अंदर सभी रीति रिवाजों, धर्मों का बिल्कुल आदर सम्मान किया जाता है। तो वो सभी चीज़ें जब भी थी अब भी हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा, संग्रह शब्द आपको पता है अच्छे से, संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ तक एक हमने थोड़ा रीड आउट कर लिया, लेकिन जो काम का लगेगा मैं बस वही आपको बताऊंगा कि आपको अपने नोट्स में जो चीज़ को ऐड करना है। चलिए, इसके अतिरिक्त, यानी जितनी बातें पढ़ी हैं उसके अलावा इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। देखो, यहाँ पे आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, क्या कि जो शासक वर्ग था ना, जो लोग राजा थे, राजा महाराजा शासन जो करते थे, उनके द्वारा लड़ी गई जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, आप सभी आज भी इतिहास में पढ़ते हो। जैसे हम बात करें सिकंदर की, कि सिकंदर भारत में कब आया, सिकंदर का युद्ध किसके साथ हुआ, किस सन में हुआ, या जो भी ईसा पूर्व या ईस्वी थी, उन सब के बारे में। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध किससे हुआ, वो सारी डेट्स क्यों लिखी हैं? क्योंकि वो सब शासक थे, शासकों ने डेट्स पे काम किए हैं। लेकिन जो आम था, आम जो इंसान है, जैसे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, इन लोगों को अपने जीविका चलाने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि उनको समय ही नहीं मिलता था, उनकी सोच ही वहाँ तक नहीं जा पा रही थी कि हमें भी कोई याद करेगा, हमें भी इनके लिए डेट्स वगैरह लिखनी चाहिए। तो ये सारा काम शासकों का था, बड़े बड़े राजाओं का काम था। उन्होंने अपने द्वारा किए गए सभी कामों का एक पूरा चिट्ठा, एक पूरा लेखा जोखा बनाया, जो कि डेट वाइज है। तिथियों का मतलब, यहाँ पर तिथियों का क्या मतलब है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे।
वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि जो वर्ष की गणना है, जो ईयर की गणना है, वो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए, क्वेश्चन बनने के लिए नहीं, समझने के लिए आपके नोट्स में ये लाइन जरूर होनी चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। यानी कि अगर कोई बोल रहा है आपको 530, तो इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 530 वर्ष बाद। अगर आपको कोई बोल रहा है 2024, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल बाद। यानी जितनी भी तिथियां हैं ये उनके जन्म के बाद, उनके जन्म से पहले की तिथियों को हम क्या बोलते थे? ईसा पूर्व, इंग्लिश में बीसी, बिफोर द क्राइस्ट। और इनको क्या बोलते हैं? एडी, एनो डोमिनो, यानी ईसवी। और बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ये आपको एक बार समझना है, 2 मिनट 5 मिनट जो भी इसको लगे समझने में हमें। चलिए, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, जो मैंने अभी आपको बताया, बीसी यानी बिफोर द क्राइस्ट, हिंदी में इसे ईसा पूर्व कहते हैं। जो इंग्लिश का बीसी है उसे हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा मसीह से पहले। बिफोर क्राइस्ट, इसका अर्थ क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ये बात अभी बता ही चुका हूं। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में क्या बोलेंगे एडी को? ईसवी। इंग्लिश में क्या है? एडी, और हिंदी में क्या कहेंगे? ईसवी। लिखा पाते हो यह एनो डोमिनी, एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। ये बात मैं आपको इस पेज से पहले ही बता चुका हूँ, नॉर्मल बातें हैं, क्लियर हो गई होंगी। तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई, ये मैंने अभी नहीं बताया था तो इसको भी देख लेते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई। किसकी जगह? देखो, एडी की जगह तो कौन? सीई, और बीसी की जगह कौन? बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सीई शब्दों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ऊपर वाली मैं पहले ही बता चुका था, ये बातें आप इनके जरूर नोट्स बनाएंगे। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट यानी वर्तमान से पहले। मैंने वैसे कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो यहाँ तक हमने बच्चों पढ़ लिया है, एक बार और देखते हैं कुछ बचता है तो। आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब क्वेश्चंस आप खुद देख रहे हो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको कहा था हर एक जो बात आपको नोट करा रहा हूँ उस बात को लिखते जाना। क्वेश्चंस कुछ भी नहीं लगेंगे, कोई लेवल ही नहीं लगेगा। ये सब भी मैं सोल्व कराऊंगा, डोंट वरी। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे निम्नलिखित का सुमेल करो, इनको एक दूसरे से जोड़ना है। जैसे नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी को पहला बड़ा राज्य कहें, या नर्मदा घाटी को आखेट तथा संग्रहण कहें, या आरंभिक कृषि कहें, प्रथम नगर कहें, तो इनमें से क्या कहें? तो ये सारी चीज़ें हमें इनसे रिलेट करनी है। आपको जितना पढ़ाया पहले वो सारा पढ़ना, फिर करके देखना, 100% होगा। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। ये बिल्कुल बता सकते हो आप, ये भी चीज़ अभी पढ़ी हमने। रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं बच्चों। ये वाली चीज़ें हमारे पेपरों में नहीं आती हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इनमें से कौन सी। ये भी हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। हाँ, ये जरूर शब्द पूछे जाएंगे। और भी जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस बनेंगे, जो नीचे और होंगे, वो सब मैं आपको क्लियर करूंगा, एक एक चीज़ डिस्कस करूंगा। तो मेरी उम्मीद है आज का चैप्टर आपको मस्त समझ आया होगा, बढ़िया से समझ आया होगा। और पूरे चैप्टर में से 5 या 6 पेजेस का जो चैप्टर है उसमें से मुश्किल से आपका 1 पेज के नोट्स बनेंगे। मैटर यही करता है कि डाटा कितना निकाल लिया हमने किताब में से, जो हमें पढ़ना है, जो हमें याद रखना है। तो चलिए
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।